हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अपडेट विद सनाया पे। तो आज हम पढ़ेंगे वन शॉट वीडियो हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें मैं आपको इंडियन हिस्ट्री जितने भी टॉपिक हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो पूछे जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, प्राचीन भारत और सल्तनत काल, मुगल जमाना, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ब्रिटिश राज का अभ्युदय व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये सारे टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगी एमसीक्यू के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की बात करेंगे तो एस.आर. राव ने की थी। लोथल की बात करेंगे तो ये आपका जो होता है वो गुजरात में पड़ता है, और लोथल की बात करेंगे तो भोगवा नदी के तट पर पड़ता है, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम लिखा है, हड़प्पा की एक बंदरगाह की बात करेंगे तो ये लोथल हो जाएगा। लोथल आपका हड़प्पा का एक बंदरगाह है, और ये अगर नदी की बात करेंगे तो ये साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा, ठीक है, एसके कनिंघम हो जाएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभान के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो ये आपका राखी गढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी हो गया, जहाँ पे हाकरा मृदभान के आपको भंडार मिले हैं, वो राखी गढ़ी हो जाएगा, जो आपका हरियाणा में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो आपका रोपड़ हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा, जो कि तहत पंजाब में पड़ता है। रोपड़ स्वतंत्र भारत के पहला सिंधु घाटी स्थल। रोपड़ का आधुनिक नाम जो होता है वो आपका रूपनगर हो जाएगा। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो आपका धौलावीरा हो जाएगा। जैसे कि जो सारे जितने भी नगर थे हड़प्पा के, जैसे कि तुम्हारा मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल, ये सारे आपके मतलब 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन जो धौलावीरा था ये आपका 3 भागों में विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडार। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली, घोड़े के बड़े पैमाने पालते हैं। तो आपका पहला सही हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख समर वर्तमान में इनके किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हरियाणा में पड़ता है। बनावली आपका कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। और अगर इसको किसने मतलब खोजा था, उत्खनन करता कौन थे? तो R.S. बिष्ट थे। कौन था? R.S. बिष्ट इसके जो थे उत्खनन करता था, ये भी आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ की बात करेंगे तो माउंट ऑफ द डेड इसका अर्थ होता था। 1922 में इसकी जो खोज थी वो राखालदास बनर्जी ने की थी। ये अभी की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया है। मोम लोपिल ढलाई यानी कि कॉस्टिंग के द्वारा इसको अगर बोलेंगे कि डांसिंग गर्ल निम्नलिखित के स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी, तो ये आपको मोहनजोदड़ो में हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में मिला था। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली थी? इसकी बात करेंगे तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, और यह आपका जो था वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये आपका सुरकोटदा में मिले। सुरकोटदा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन से उपवेद है? धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र हो जाएगा, आयुर्वेद है, योग वेद जो होता है आपका उपवेद नहीं है, उपवेद आपका नहीं है, ठीक है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? वर्षा और चक्रवात के देवता थे। इंद्र किसके देवता थे? वर्षा और चक्रवात के देवता इंद्र। पंचगव्य में निम्नलिखित क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी, ये शामिल किया जाता है, तुलसी नहीं शामिल किया जाता है। इसके अलावा गाय का दूध हो गया, घी हो गया, गोबर हो गया, गाय का मूत्र हो गया, गोबर से निर्मित ये सब आपके जो होते हैं वो पंचगव्य कहलाते थे। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण की किसके ब्राह्मण के मूल पाठ है? तो यह आपका जो होता है वो यजुर्वेद के हो जाएंगे। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय जो होता है यजुर्वेद के हो जाएंगे। वेदों के पद प्रकरण क्या कहलाते हैं? वो आपके ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मण हो जाएंगे, ठीक है।
ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपके ऐतरेय और कौशिकी रहेंगे। यजुर्वेद के शतपथ रहेंगे, तैत्तिरीय रहेंगे, मैत्रेयी रहेंगे, काठक व कठपथ। सामवेद के पंचवेद जैमिनी रहेंगे। अथर्ववेद का गोपथ रहेगा। प्राचीनतम वेद कौन सा है तो आपका ऋग्वेद रहेगा। सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद और सबसे न्यू की बात करेंगे तो आपका अथर्ववेद रहेगा। ठीक है, सबसे न्यू आपका अथर्ववेद और सबसे प्राचीनतम जो होता है आपका ऋग्वेद रहेगा। ऋग्वेद में जो होता है वो 10-28 सूक्ति रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद में नहीं, जो गायत्री मंत्र वो किस देवता को समर्पित है तो वो आपका सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है तो ये आपका व्यास और सतलज रहेगा। व्यास और सतलज के बीच रहेगा। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कीर्ति है वो यजुर्वेद रहेगा, क्योंकि यजुर्वेद में आपका गद्य भी है और पद भी है। तो अगर गद्य कीर्ति की बात करेंगे तो आपका यजुर्वेद, गद्य और पद दोनों है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है तो ये आपका वेदांग हो जाएगा। वेदांग हो जाएगा। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? मांडवी जो था वो भरत की पत्नी थी। उसके बाद उर्मिला जो था लक्ष्मण की पत्नी थी। शतकर्ती जो होती है वो आपके शत्रुघ्न की। महाभारत में बड़ी कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ेगी तो आपका 18 दिन तक लड़ाई है, ये भी आपको याद रखना। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ सरस्वती और दसदसी के बीच के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? इसको ब्रह्मवर्त बोलते थे। आगे बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजनी नदी पर स्थित है तो आपका बोध गया हो जाएगा। बोध गया, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों था? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त है। बोध गया की बात करेंगे तो बोध गया कहाँ पे है तो आपका निरंजना नदी के किनारे स्थित है। यहीं पे जो गौतम बुद्ध को जो था ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और बोध गया को ही मतलब विश्व विरासत स्थल घोषित किया 2002 में यूनेस्को के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस नाम से जाना गया तो वो बुद्ध कहलाए। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म में अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? इसकी बात करेंगे तो वो धर्म चक्र परिवर्तन रहेगा, जो कि ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी में से, जो कि ऑप्शन में आपका दिया नहीं है इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन आपको याद रखना धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं जो उनको पहला मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य ज्ञान का जो प्रचार किया था, और उन्होंने ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी से किया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? जैसे कि हमने पढ़ा था इसके पहले गौतम बुद्ध को जो ज्ञान है वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी, आपका याद रखना है। गौतम को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान प्रदान किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ की अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक नहीं किसी स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था, तो डुंगेश्वरी गुफा में किया था। कहाँ पे? डुंगेश्वरी गुफा, जो कि आपका कहाँ पे है? गया बिहार में है। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था तो आपका कुशीनगर। परिनिर्वाण का मतलब उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी तो वो आपका कुशीनगर हो जाएगा। और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था तो आपका बोध गया, जो कि निरंजना नदी के किनारे स्थित है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्ध की मान्यता के अनुसार जो होता है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु पर है। तो आपका कुशीनगर है। कुशीनगर की बात करेंगे तो यह आपका जो 16 महाजनपद है उसमें से जो मल्ल महाजनपद है उसकी राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी। और 483 ईसा पूर्व में इनकी जो थी वो मृत्यु हुई थी। ईसा पूर्व की बात करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में से सारनाथ क्यों महत्व है? सारनाथ क्यों महत्व है? क्योंकि यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने यहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ जो कि बनाना नहीं पड़ता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ को अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए आपका फेमस है, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। ये भी आपको याद रखना है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था तो सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किसमें दिया था तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। आपको याद है। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला कहाँ रखी थी तो वो आपका सारनाथ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश कहाँ पे दिया था तो आपका सारनाथ हो जाएगा। निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था तो आपका राजगीर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगति की बात करते हैं तो ये आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो ये आपका राजस्थान की बात करेंगे तो राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति आपका जो होता है वो 383 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो आपका वैशाली में हुआ था। तृतीय वाली जो थी 255 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। तो आरवीपी के आपको याद रखना रहा, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, फिर की बात करेंगे तो चौथा जो था कश्मीर में हुआ था और ये प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये आपको याद रखना, पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 255, चौथा जो था वो प्रथम शताब्दी। पहला जो था वो राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा जो था आपका कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
मैंने इसको शासन काल नहीं बताया क्योंकि जगह नहीं है, चलो बता देती हूँ। पहला जो आपका बौद्ध संघ युद्ध हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा जो था वो पहला जो था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, तीसरा जो था वो अशोक था, फिर चौथा जो था कनिष्क था। ठीक है, एक आप याद रख सकते हो। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो ये आपका अभिधम्म पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक है। उपासका पिटक ऐसा कोई पिटक नहीं है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित कौन सी बौद्ध संस्कृति आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में हमने इससे पढ़ा था ना, पहला तो अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक हो जाएगा, फिर कनिष्क हो जाएगा। तो चौथी जो थी वो आपकी कनिष्क के शासनकाल में थी, पहले मैंने पढ़ चुका है। तो चौथी जो थी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था इसकी बात करेंगे तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के टाइम में हुआ था। आप देख सकते हो प्रथम 483, द्वितीय जो था 300, तीसरा जो था वो 47, चतुर्थ जो था प्रथम शताब्दी में हो जाएगा। प्रथम राजगिरी, दूसरा जो था वैशाली, तीसरा जो था पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। प्रथम के शासनकाल अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा जो था अशोक, चौथा जो था कनिष्क हो जाएगा। निम्नलिखित को किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो वो आपका वैशाली हो रहेगा। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो था एक बौद्ध दार्शनिक थे। भारत में किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर बोला जाता है? तो वो आपका बनारस हो जाएगा। बनारस जो कि काशी महाजनपद, जो 16 महाजनपद है उसमें जो काशी महाजनपद थी उनकी राजधानी जो थी वो आपकी क्या थी? उसकी जो राजधानी जो थी आपकी क्या हो जाएगी? बनारस हो जाएगा। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिषद, जहाँ 3 नई गुफाएं खोजी गई, किस राज्य में थी? तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो आपका जीवक हो जाएगा। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, तो बिम्बिसार के दरबारी चिकित्सक भी थे। स्तूप की अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकनी जैसी संरचना क्या कहलाती थी? वो आपकी हर्मिका कहलाती थी। क्या कहलाती थी? हर्मिका कहलाती थी। प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहते थे? इसको यष्टि कहते थे। क्या बोलते थे? यष्टि। आगे जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर जो थे वो आपके ऋषभ थे। अगर जैन तीर्थंकर की बात करेंगे तो कुल 24 जैन तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले जो थे ऋषभदेव थे और जो 24वें थे वो आपके महावीर स्वामी थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। और अगर 23वें की बात करेंगे तो आपके पार्श्वनाथ थे। ये भी आपको याद रखना है। 24वें तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जम्बरिका ग्राम में। ठीक है, क्या जो कहाँ पे स्थित है? ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि निरंजना नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, और इनको जो था वो जम्बरिका ग्राम जो कि ऋजुपालिका नदी के है, यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को जिन के नाम से, जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता हो रहेगा। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के वजह कैवल्य, अहर्त योग, जिन, विजेता और निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाए। जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य का मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है तो आपका अहिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहिंसा। अहिंसा को जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। 5 सिद्धांत की बात करेंगे, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। ठीक है, महावीर और उनके अनुयायियों ने शिक्षा कई शताब्दी तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गए थे। वर्तमान में इनके किस स्थान पर उपलब्ध है? वल्लभी, गुजरात हो जाएगा। आगे मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगसनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखे थे, वह मूल रूप से किस देश के थे? वो ग्रीस के थे। मेगसनी जो था वो ग्रीस का निवासी था, जो कि सिलिगुस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाले इंडिका के लेखक कौन थे? तो वो आपको मेगसनी हो जाएंगे। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? तो आपका संस्कृत भाषा में रहेगा। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है। ठीक है, और अगर बात करेंगे इस नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया। नगर पालिका प्रशासन की विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित
सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा। क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? इसकी बात करेंगे तो आजीवक संप्रदाय में थी। मौर्य समय बिंदुसार की आजीवक संप्रदाय में रुचि थी। ठीक है, यह आपको याद रखना। इसको मतलब जो ये बिंदुसार था, इसको अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पे विजय? शिलालेख की बात करेंगे तो 13वां शिलालेख हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। कलिंग विजय के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये मतलब अपने दुख का पश्चाताप व्यक्त करते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी जो थी वो आपकी तोसली थी। तोसली की बात करें कहाँ पड़ता था? तो आपका उड़ीसा में पड़ता था। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राज्य केंद्र थे। इनके तो कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ जो था वो ये नहीं था। ठीक है, उज्जैनी था, तक्षशिला था, सुवर्णगिरी था, लेकिन इंद्रप्रस्थ नहीं था। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कश्मीर था, गुर्जर था, कर्नाटक था। कामरूप नहीं था। कामरूप जो कि आपका जो था, कामरूप आपका जो था वो नहीं था। अच्छा वाला आइडिया। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो शहबाजगढ़ी में जो था ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख की बात करेंगे तो आपका 13वां हो जाएगा। 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग विजय के बाद इनका जो हृदय वो परिवर्तन हो जाता है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो यह स्तंभ हो जाएगा। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्मी की एकाश्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक का सिंह चतुर्मुख के स्तंभ से एक स्तंभ पर था, वो आपका सारनाथ में हो जाएगा। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये आपकी कृषि अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और यह उत्पादन का 1/6 होता था। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता था राजस्व का प्रमुख स्रोत था। भाग जो था राजस्व का प्रमुख स्रोत था, ये आपको याद रखना है। यह उत्पादन का 1/6 होता था। दावनाम प्रिय नाम से किसे दिया गया था? तो ये आपका अशोक हो जाएगा। देवानाम प्रिय नाम से जो था वो अशोक को जाना जाता था। निम्नलिखित वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम जितदेव नाम प्रियदर्शी भी था? तो वो जो था सम्राट अशोक को बोलते हैं। अब आगे आगे गुप्त वंश के बारे में समझ लेते हैं। निम्नलिखित किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? किस शासक के दरबारी के हरिशेर थे? तो समुद्रगुप्त जाएंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त दरबारी कवि हरिशेर थे। हरिशेर और विशेष प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता भी आपके हरिशेर थे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो आपका हरिशेर हो जाएगा। हरिशेर हो जाएगा। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? तो वो आपके विक्रमादित्य के थे। किसके थे? विक्रमादित्य के। अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो आपके कालिदास हो जाएंगे। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशी, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार आदि प्रमुख रचनाएं इनकी है। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी है? तो वो भी आपके कालिदास हो जाएंगे। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो आपकी प्रभावती गुप्त थी, जो कि आपकी चंद्रगुप्त दीदी की वाइफ थी। गुप्त काल की महिला शासक प्रभावती गुप्त यह कि भी चंद्रगुप्त द्वितीय की पति ने पुत्री थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित नामों में से जाना जाता था। इसके अलावा जो था समुद्रगुप्त रहेगा। चाणक्य, जो मतलब जो चाणक्य थे उनको चाणक्य बोल सकते। विष्णुगुप्त कौटिल्य, समुद्रगुप्त नहीं। निम्नलिखित किसके शासक के दरबार में बहुत से विद्वान नवरत्न के रूप में तो वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय रहेंगे। नवरत्न इनके दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न के रूप में अलंकृत है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शक्तिशाली शासक थे। इनके दरबार नवरत्न की बात करेंगे तो कालिदास हो गया, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वररुचि, वेताल भट्ट तथा छटकरपड़ ये शामिल थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रमुख चिकित्सक थे। धन्वंतरी जो थे वो प्रमुख चिकित्सक थे, आपको याद रखना है। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो था कहाँ का शासक था? तो ये आपका थानेश्वर का शासक था। कहाँ का शासक था? थानेश्वर का शासक था। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में ले लिया। 5 इंडीज को अपने, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? पंजाब हो गया, कन्नौज हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। इसको जो था अपने नियंत्रण में ले लिया था।
पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो गए। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो आपके बाणभट्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाणभट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी महत्वपूर्ण रचना हर्षचरितम् भी, जिससे हर्ष के समय की विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो ये आपकी कन्नौज हो जाएगी। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो ये आपके राष्ट्रकूट हो जाएंगे। कौन रहेगा? राष्ट्रकूट। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हम्पी हो जाएगा, जो कि कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ पे हो जाएगा। भगवान शिव को ये समर्पित है और मंदिर जो है तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। इनमें से कौन सी मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो यह महाबलीपुरम मंदिर हो जाएगा। महाबलीपुरम मंदिर रहेगा। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपके दंती दूर थे या फिर दंती वर्मन। चोल साम्राज्य के संस्थापक इनके से कौन थे? तो आपका विजयालय चोल रहेंगे। विजयालय चोल रहेंगे। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। यह आरंभ में पल्लव का शासन था। पल्लव तथा पांडव के मध्य हो रहे संघर्ष का लाभ उठाकर इन्होंने तंजौर पर अधिकार। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया? तो ये आपका राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। कौन रहेगा? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने ही गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। नई राजधानी के समीप ही उसने चोल गंगा नामक झील का निर्माण करवाया था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली छांदम कहा जाता था। ठीक है, पल्ली छांदम कहा जाता था। निम्नलिखित कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? तो ये आपका जो होता है गोंडेश्वर मंदिर शिन्नार जो होता है, ये आपका चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया, क्योंकि ये जो होता है यादव वंश के द्वारा निर्मित था। ये आपको याद रखना है। और ये जो आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। पाल वंश के पहला शासक कौन था? तो ये आपका गोपाल जो था पाल वंश का पहला शासक था। त्रिपक्षी युग में जो था आपका पाल वंश, त्रिपक्षी जो युद्ध हुआ था ना, उसमें पाल वंश एक था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये आपका पूर्वी हो जाएगा। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी से बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के साथ साथ धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की थी। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो आपका तोमर वंश हो जाएगा। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक जो था अनंगपाल था। प्राचीन भारत विविध की बात करेंगे। 6वीं और 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो आपका मगध जो था सबसे मतलब शक्तिशाली महाजनपद है। इसकी राजधानी जो थी वो राजगिरी या फिर गिरिव्रज जिसको बोलते थे वो थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी की बात करेंगे तो सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा हो जाएगी। आ जाएगी मथुरा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 हो जाएगा। 16 महाजनपद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जिसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो आपका मगध था। चरक संहिता संबंधित है तो आपका चिकित्सा हो जाएगा। चरक संहिता चिकित्सा हो जाएगा। चरक संहिता चिकित्सा हो जाएगा। और ये कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो महर्षि पतंजलि हो जाएंगे। ठीक है। नीतिशास्त्र राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था? कामंडक। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए? तो चरक हो जाएंगे। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके विष्णु शर्मा हो जाएंगे। पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तुलसीदास, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, वेद व्यास महाभारत की रचना हेतु विशेष रूप से जाने जाते। शूद्र द्वारा लिखित मृच्छकटिका का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित से कौन सा है? तो ये आपका नाटक हो जाएगा। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तोल्कापियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोल्कापियम हो जाएगा, सबसे पुरानी रचना। निम्नलिखित किनके भी तक्षशिला शहर स्थित है? तो सिंधु और झेलम हो जाएगा। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। ठीक है। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो आपका भीमबेटका में मिलती है। कहाँ मिलती है? भीमबेटका, जो कि आपका एमपी में पड़ता है। निम्नलिखित किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तो ये आपका ताम्रपाषाण युग। भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो आपका नालंदा महाविहार हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 1709 की बात औरंगजेब की मृत्यु गलत है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। बाकी आपका मुस्लिम की शुरुआत 622 हो जाएगा। शक संवत 78 हो जाएगा। 261 में कलिंग युद्ध, ये सब सही है। औरंगजेब की मृत्यु लेकिन 1707
और ये सब बढ़िया, ठीक है। इनके किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है, तो ये आपका औरंगाबाद में हो जाएगा। अजंता एलोरा की गुफाएं जो था औरंगाबाद में। भीमबेटका की बात करें, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ पे पड़ती है, वो आपके एमपी में हो जाएंगी, मध्य प्रदेश। किस क्रम में भारत आया, तो सबसे पहले देखो टॉमस रो। टॉमस रो की बात करेंगे तो जो आपका टॉमस रो ये आपका मुगल शासनकाल के टाइम में शासन आया था, जो कि जहांगीर, जो कि मुगल की बात करेंगे जो कि इसके लास्ट में आएगा, तो इसलिए टॉमस रो आपका लास्ट में आएगा, तो आपका ये हो जाएगा। फाहियान की बात करेंगे तो जो फाहियान था वो चीनी यात्री जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो कि गुप्त वंश था, ठीक है। तो ये सबसे पहले हो जाएगा। फिर हेनचांग की बात करेंगे तो ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था, तो इसलिए सबसे पहले जो था फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त सम्राट, उसके बाद जो था वो हिंदुस्तान आया था, उसके बाद टॉमस रो आया था। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में रहेगा। खजुराहो भी मध्य प्रदेश में, भीमबेटका भी। देखिए तो कौन सा जो खजुराहो जो था चोल वंश नहीं, ये आपका चंदेल वंश हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बाकी हम्पी स्मारक विजयनगर राजवंश सही है, लिंगराज भी सही है, झारा स्तंभ मंदिर भी सही है। बस ये आपका खजुराहो जो था चंदेल वंश से संबंधित है। अब आ गया आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें आपका वो दिल्ली सल्तनत आएगा और फिर मुगल साम्राज्य आएगा, ये सब हो गया। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था, तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, कासिम था, ये आपको याद रखना है। 712 ईसा पूर्व में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध को जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा के से अरबों द्वारा सिंध के विजय की जानकारी मिलती है, चचनामा से। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में से खजुराहो में चंदेल राजा द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल का मुख्य काल, लेकिन पूर्वोत्तर पृथ्वी निर्माण हुए थे, कराया गया। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर जो था सर्व प्रमुख। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, आपका 1191 हुआ था, ठीक है। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तो आपके मोहम्मद गौरी हो गया और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, तो इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने इनको पराजित कर दिया था, मोहम्मद गौरी को। लेकिन जब दोबारा होता तराइन का द्वितीय 1192 में, तो आपका पृथ्वीराज तृतीय जो था इसमें पराजित हो जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, उसके बाद गौरवंश आ जाता है आपका। अमीर खुसरो का जन्म स्थान की बात करेंगे तो आपका कासगंज हो जाएगा, कासगंज हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान को हुआ था। इन्हें खड़ी बोली, कव्वाली, तबला का जनक माना जाता था। इन्होंने किराना उस साधन, मिफ्ता उल फुतूह, नूर सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना, अमीर खुसरो के क्या बोलते हैं, तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता था, किसके दरबार के दरबारी कवि थे, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो रहेंगे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कहते हैं। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई है, तो आपके बलबन हो जाएगा, लौ और रक्त की नीति बलबन ने। अलाई दरवाजे किस विश्व विरासत स्थल में है, तो ये आपका कुतुब मीनार हो जाएगा, ठीक है। अलाई दरवाजे जो होता है वो कुतुब मीनार, अलाई किस विश्व कुतुब मीनार के अंदर है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में हो जाएगा। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो 1296 से 1316 रहेगा। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा के इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने दिया है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं। कुतुब मीनार स्थित है तो ये आपका दिल्ली हो रहेगा। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र है, कब नष्ट हो गया, तो ये आपका 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1398 में। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, तो आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। खिलजी खान निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित है, तो आपका सैयद वंश है। खिलजी का किससे संबंधित है, सैयद वंश है। खिलजी खान सैयद वंश को संजाबा था। ये 1414 से दिल्ली में गद्दी पर 14 खिलजी खान की मृत्यु हो जाती है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत है, इब्न बतूता में जीता, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। रहला नाम से इसकी जो वृत्तांत यात्रा भी था वो रहला नाम से जाना जाता है।
किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 रहेगा, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के तोपखाने तुगलक का युद्ध नीति से इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। इनमें से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो अब्बास खां सरवानी नहीं थे, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बनी, मिन्हाज-उन-शिराज थे। दिल्ली क्षेत्र के निमित्त राज्य से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो आपका खिलजी वंश जो होता है सबसे कम राजवंश से शासन किया। तुगलक जो था सबसे ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका तुगलक हो जाएगा। सबसे कम की बात करेंगे तो आपका खिलजी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद खिलजी खान दिल्ली का शासक था, किस राजवंश से संबंधित है? ये आपका सैयद राजवंश। सैयद राजवंश जो था 1414 से जो था वो 1451 तक चला। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर राय और बुक्का राय, ये दोनों जो थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि ए और बी दोनों इसका आंसर सही होगा। ये आपको याद रखना है। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपका कर्नाटका में पड़ता था। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह राय। कौन हो जाएगा? वीर नरसिंह। तुलु राजवंश की स्थापना 1505 वीर नरसिंह तुलु द्वारा की गई थी। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो आपका विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर शासकों को कहा जाता था, उसको जो था नरपति कहा जाता था। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो आपका विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यह द्रविड़ वास्तुकला के पूर्ण विकसित और परिपूर्ण चरण का प्रतिनिधि करता है। यह मंदिर भगवान शिव का समर्पित है। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित किस युद्ध में पराड़ा सागर उनके सहयोगियों को हराया था? तो ये आपका खानवा के युद्ध में हराया था। निम्नलिखित किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई थी? तो ये आपका हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर गई थी। लेलपुर ने हुमायूं को टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते अपनी जान दे दी। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो कालानौर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो उसकी बात करेंगे तो कालानौर में जो था बैठाया गया था। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो आपका शेरशाह सूरी हो जाएगा, ठीक है। शेरशाह इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह हो जाएगा। शेरशाह ने भूमि मापांकन की प्रारंभ की थी। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये अकबर हो जाएगा। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बादशाह था। अकबर भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पौत्र हुमायूं का पुत्र। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो आपका बैरम खां हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर और हेमू के बीच रहेगा, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो अकबर और हेमू के बीच रहेगा। कब हुआ था? 1556 में, ठीक है। इनके किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है? तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई टीपू सुल्तान मराठा, ये गलत है। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है 1556 में। हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच रहेगा, ये चाहिए। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच रहेगा 1556 में, ठीक है। अकबर के नवरत्नों के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही ढंग से मैंने कहा? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा लेखक थे, ये सही रहेगा। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये आपका गलत हो जाएगा। ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं, जबकि अकबर के प्रधान सेनापति थे ये, ठीक है, सेना का नेतृत्व करते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो प्यारे मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे, आपका चीज रहेगा। यानी कि आपका बी जो मान सिंह थे वो आपके प्रधान सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। अकबर ने अपने दरबारों संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो आपका मियाँ तानसेन हो जाएंगे। संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मियाँ तानसेन हो जाएंगे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि की बात करेंगे तो रहीम खान रहेंगे। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी अब्दुल रहीम खाने खाना हिंदी का प्रमुख कवि था। रहीम के उपन्यास में लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खाने खाने ने बाबर की आत्मकथा तुर्क के बाबरी को उसके मूल तुर्की भाषा से फारसी भाषा में अनुवादित किया था। अकबर के राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। टोडरमल को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता था? तो मुशर्रिफ दीवान के नाम से जाना जाता था, मुशर्रिफ दीवान के नाम से। बुलंद दरबारी किसके द्वारा बनाया गया? तो ये आपका अकबर के द्वारा बनाया गया था। गुजरात विजय, जब अकबर ने गुजरात विजय के लिए थे 1572 में, तब
बुधान जिले के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? आगरा में है। बुलंद दरवाजा आगरा में है। फतेहपुर सीकरी। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये आपका अकबर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से किस अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो बदायूंनी ने। किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो बदायूंनी ने। हल्दी घाटी के सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है। 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। भारत में जहांगीर का शासनकाल कब था? तो ये 1605 से 1627 में था। जहांगीर की बात करें 1605 से 1627, तो चलिए मुगल काल के जितने भी शासनकाल हैं उनका सन याद कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो सबसे पहले बाबर था, जो कि 1526 से जो था वो आपका क्या हो जाएगा? 1530 तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हुमायूं की बात करेंगे तो हुमायूं जो था 1530 से जो था 1556 तक हो जाएगा। उसके बाद अकबर की बात करेंगे तो वो अकबर जो था वो आपका 1556 से जो होता है वो आपका 1605 हो जाएगा, ठीक है। 1605 ये आपका अकबर हो जाएगा। उसके बाद जहांगीर आपका 1605 से 1627। औरंगजेब की बात करेंगे तो जो औरंगजेब इसके बाद आता है वो आपका 1627 से 16 नहीं, अकबर के बाद आपका शाहजहाँ आएगा जो कि 1627 से, तो जहांगीर हो गया। जहांगीर के बाद आएगा आपका शाहजहाँ जो कि 1628 से 1658 हो जाएगा। उसके बाद औरंगजेब आता है जो कि 1658 से 1707 हो जाएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? वो आपका अजमेर के किले में मिला था। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? वो आपका औरंगजेब हो जाएगा। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए, तो ये आपका औरंगजेब हो जाएगा। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में हो जाएगा 1656 में, क्योंकि जो औरंगजेब था ये आपको सबसे लास्ट वाला था, ठीक है। 1656 से जो था 1760 तक था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 1760 में इसकी मृत्यु जाती है। 1656 शाहजहाँ के शासनकाल में 16 शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के मुगल क्षेत्र में आक्रमण किया, लेकिन मराठों और मुगलों के बीच औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। औरंगजेब किसका पुत्र था? तो ये आपका जो था शाहजहाँ का पुत्र। सबसे पहले बाबर आता है, फिर हुमायूं आता है, फिर आपका अकबर आएगा, फिर आपका जहांगीर आएगा, जहांगीर के बाद आपका शाहजहाँ आएगा, उसके बाद आपका औरंगजेब आएगा, ठीक। ताजमहल के कैलीग्राफर ने 1648 में किसकी रचना को पूरा किया था? अमाना खान सिराजी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है वो निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? वो आपको कुतुब मीनार में। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये आपका फरीद खां हो जाएगा। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। शेरशाह को शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी द्वारा दी गई थी। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी है तो किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो आपका हुमायूं हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन के निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित किस मुगल शासक ने की थी? तो आपके शाहजहाँ हो जाएंगे। पंचमहल किसमें स्थित है? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी के आगरा में, वहाँ उसमें स्थित है। निम्नलिखित किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो ये आपका अकबर हो जाएगा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? ए शाहजहाँ। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आपका शाहजहाँ हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो ये आपका शाहजहाँ हो जाएगा। दिल्ली से प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो ये आपका मिराग मिर्जा घियास था। निम्नलिखित किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? औरंगजेब हो जाएगा। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा ली। इस पुस्तक का नाम क्या है? बाबरनामा हो जाएगा। तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो आपके जियाउद्दीन बर्नी रहेंगे। कौन रहेगा? जियाउद्दीन बर्नी। उसके अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक जो थे अबुल फजल हो जाएगा। आईने अकबरी किसने ने लिखी है? आईने अकबरी जो था अबुल फजल हो जाएगा। आईने अकबरी जो था अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके सम्राट के भूगोल सम्बंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो आपका तीसरा खंड हो जाएगा, ठीक है। अकबरनामा नामक ग्रंथ के लेखक अबुल फजल है। यह ग्रंथ 3 खंडों में लिखा है। इसके तीसरे खंड में अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व के बारे में जानकारी है। तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाने इनके कौन सम्मिलित नहीं है? बाबरनामा बाबर ने, ठीक है। ये शाहजहाँ नामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूं नामा हुमायूं गलत रहेगा। तो जो कि जहांगीर जहांगीर सही रहेगा। हुमायूं नामा की बात करेंगे तो जो हुमायूं नामा है वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा।
हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? आपके गुलबदन बेगम हो जाएगा। वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर जफर की मृत्यु थी? वो आपका रंगून हो जाएगा 1862 में। इनके से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो ये आपका शहादत खां था। कौन था? शहादत खां अवध का प्रथम नवाब। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो ये आपका जहांदर शाह हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदर का शासक बना। उसके शासन का प्रशासन वास्तव में खां के हाथों में ही था, जो कि वजीर बन गया। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसको कोतवाल कहा जाता था। मुगल काल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। देखिए जो संत शिवाजी के समकालीन कौन थे? तो आपके तुकाराम थे। जो पहली बार पेट का एग्जाम हुआ था 2021 में, तब ये पूछा गया था। शिवाजी के समकालीन तुकाराम हो जाएगी। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो अष्टप्रधान की बात करेंगे तो शिवाजी के टाइम में अष्टप्रधान हो जाएंगे। निम्नलिखित किस सेना की ताकत छापामार रणनीति थी? तो आपकी मराठा हो जाएगी। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के जदारी की सेवा की थी। तो आपका चित्पावन ब्राह्मण हो जाएंगे। चित्पावन ब्राह्मण। शिवाजी की मृत्यु में मराठा राज्य की शक्ति प्रभावी रूप से पेशवाओं के हाथ में आ गई। पेशवा चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित है, जिन्होंने शिवाजी के जदारी की सेवा की। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवारों के पास, जिन्होंने शिवाजी के अधिकारियों को पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा था? मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था, तो पुणे हो जाएगा। निम्नलिखित मराठा से संबंधित सिंधिया की बात करेंगे तो सिंधिया जो होता है वो आपका कहाँ पे हो जाएगी? आपका उज्जैन में हो जाएगा। होलकर आपके इंदौर में थे। गायकवाड़ जो था आपका बड़ौदा हो जाएगा। भोसले जो आपके नागपुर में रहेगा। तो सिंधिया उज्जैन की बात करेंगे तो फर्स्ट का सी हो जाएगा, यानी कि सिंधिया आपका उज्जैन में रहेगा। होलकर इंदौर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले आपके नागपुर में रहेगा। बुरहानपुर में स्थित अशीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? तो ये आशा अहीर हो जाएगा। किस वर्ष में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा पंथ की नींव रखी? खालसा पंथ की जो नींव थी वो 1699 ईस्वी में रखी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको 1699 आपको याद रख लेना है। पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका 1526 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्लासी के युद्ध की बात करेंगे तो आपका 1757 जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करेंगे तो 1576 रहेगा। तालीकोटा का युद्ध था वो 1565 हो जाएगा। तो आपका यानी कि 2, 3, इसके बाद 4 और 1 हो जाएगा। तो यानी कि पहला ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से कौन से भी का सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 1333 में इवन बतूता भारत सही है। 1500 गुरु नानक देव का जन्म हुआ नहीं। गुरु नानक देव का जन्म जो था वो 1469 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1509 में मार्को पोलो का भारत दौरा हुआ था, ये भी ठीक है। 1498 वास्को डिगामा कॉलिकट में आया, ये भी ठीक है। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने के लिए इनमें से किसको जाता है? तो रामानंद को जाता है। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? तो आपके रामानंद हो जाएंगे। रामानंद हो जाएंगे। किस गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। 10वें और आखिरी शिख गुरु कौन थे? तो वो आपके थे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन को परिणामित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? मार्तंड वर्मा हो जाएंगे। क्या देंगे? मार्तंड वर्मा। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो ये फिर 1498 बनेगा। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 20 मई 1497 को मालाबार के कालीकट के तट पर पहुंचा। वहां के स्थानीय शासक, जिसके उपाधि जमेरीन थी, ने स्वागत किया। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो 1498 में। भारत में वीओसी वेर्निगड़े ईस्ट कंपनी का गठन इनकी किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका डच के द्वारा किया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित किसका शासनकाल था? तो ये आपका मुगल सम्राट हो जाएगा। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? ये आपका प्लासी के युद्ध में हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध था, तब सिराजुद्दौला जो था अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये आपका 1757 रहेगा। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी थी। किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के ना सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई, जो कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ये आपको याद रखना है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना रुपये भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी 26 लाख हो जाएगा। ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद अगस्त 1765 बक्सर के
क्योंकि 1764 बसे की 1765 में क्लाइव ने मुगल बादशाह सालन द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़िया की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा मानिकपुर लेकर मुगल सम्राट को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। बक्सर के ये आपको याद रखना है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना रुपये भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी 26 लाख हो जाएगा। ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद अगस्त 1765 बक्सर के 1764 बक्सर के 1765 में क्लाइव ने मुगल बादशाह सालन द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़िया की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा मानिकपुर लेकर मुगल सम्राट को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। बक्सर के युद्ध के बाद किसके नवाब ने इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? अवध में। वर्ष किसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सवाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? 1612 में। पहली टेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1616 में। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक है, जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है। वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित था? तो मैसूर रहेगा, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से की मदद मांगी थी? तो वो टीपू सुल्तान हो जाएंगे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? वो मैसूर का शासक था। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान हो जाएंगे। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 में टीपू सुल्तान को हराया था। इस चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4 अंग्ल मैसूर हुए थे, जिसमें चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को पराजित था और उसकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर अंडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है। तीसरा अंग्ल मैसूर युद्ध के बीच सेरिंगपट्टम में 1790 से 92 के बीच किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1809 हो जाएगा। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के बाद 1809 से अमृतसर की प्रथम संधि हुई थी, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। यह संधि लॉर्ड मिंटोबटन के शासनकाल में थी। बॉम्बे से थाने तक आई ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो 1853 में चली थी। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वॉरेन हेस्टिंग रहेंगे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने से किस वर्ष में कानून पारित किया था? 1829 में हो जाएगा। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये विलियम बेंटिंक हो जाएंगे। 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। ये कौन सा दूसरा प्रांत है जिसे सहायक संधि को स्वीकार किया था? मैसूर रहेगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाले दूसरे शहर मैसूर। अगर सहायक संधि की बात करेंगे तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत जो थी वो हैदराबाद, जो कि 1798 ईस्वी से 1800 ईस्वी में। दूसरी जो थी वो मैसूर थी 1799 में। ठीक है। ये आपको पहला तो एकदम याद रखना, हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहला, जो कि 1798 में। दूसरी जो थी मैसूर 99 में हो जाएगी। उसके बाद इसके अतिरिक्त आपके अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर रियासतों ने भी सहायक संधि स्वीकार किया था। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो ये आपका कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, ये आपका 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो 1856 में लिया था। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जो था वो हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। पता अवध को कैसे कब्जे में लिया था? हड़प नीति के माध्यम से। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग और चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत के गए। लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए। ठीक है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? तो यह रिपन हो जाएंगे। स्थानीय शासन के पिता किसको बोला गया? रिपन को किया गया। स्थानीय शासन प्रस्ताव कब आया था? 1882 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये आपका कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? तो कर्जन के टाइम में किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया प्रचंड प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधाओं को बताया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुआ। शोक दिवस की बात करें कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
वंदे मातरम का गीत गाया, एक दूसरे को राखियाँ बांधी। 1992 में बंगाल की वानी के तहत भारत के वायसराय कौन थे? तो करजन हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधार की घोषणा की, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार के रूप में जाना जाता है। इसको 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में आता है। जॉन मॉर्ले द्वारा तैयार किया गया पार्लियामेंट्री सुधार निम्नलिखित किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो ये आपका 1909 हो जाएगा। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो ये आपका कर्नवालिस हो जाएगा। अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत कर्नवालिस ने। निम्नलिखित कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये आपका दस्तक नहीं थी। अस्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था, तो बंगाल और बिहार में हो जाएगा। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित से कौन हुआ था? तो सतारा हो जाएगा। सतारा जो था विलय नीति का सबसे पहले जो था वो सतारा हो जाएगा। और अगर सहायक संधि के सबसे पहले हैदराबाद की 1798 में, ये भी आपको याद रखना। दूसरे नंबर मैसूर और 1799 में, और अगर विलय नीति के तहत सतारा हुआ था। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो डलहौजी हो जाएगा। 1891 गवर्नर जनरल डलहौजी निम्नलिखित किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया गया? तो अवध हो जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। निम्नलिखित कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी रहेंगे। 1947 माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो रेड कैलीफ हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो 1806 हो जाएगा। मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1897 में हुई थी। निम्नलिखित किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों के द्वारा। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड हो जाएगा। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये आपका 1857 जाएगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल हो जाएंगी। अवध के रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल। निम्नलिखित किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? अवध की बेगम। इन्होंने सहायता नहीं प्रदान की, बाकी सबने सहायता प्रदान कर दिया था विद्रोह को दबाने के लिए। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में किसमें फांसी दी थी? शिवपुरी में फांसी दी थी। तात्या टोपे का वास्तव्य रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश और राजस्थान सफलता गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो नाना साहब हो जाएंगे। नाना साहब। कानपुर में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। नाना साहब को जो था धोधू पंत भी बोलते हैं। ये भी आपको। इसके अलावा दिल्ली की बात किया, दिल्ली के जनरल वक्त खा हो जाएंगे। लखनऊ के बेगम हजरत महल, ग्वालियर के तात्या टोपे, जगदीशपुर के कुंवर जगदीश सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। निम्नलिखित में कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो बाबा रामचंद्र हो जाएंगे। आगे ब्रिटिश राज के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ लेते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। 1854 में वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा पर सीमित था। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो आपके बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक की बात करेंगे, मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो आपके अरविंद घोष रहेंगे। अरविंद घोष। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। वेदों की ओर लौट या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। इनका जन्म गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। बचपन का नाम इनका जो था वो क्या था? मूल शंकर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस सन पहले 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो बॉम्बे में की थी, मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था।
ये दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने लगे। राम के परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? सीधा बेलूर मठ हो जाएगा। 1795-98 ने बंगाल विनिमय अधिनियमों को घोषित किया, कन्या हत्या को अवैध। 1891 में BM मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितनी वर्ष की बालिका को विवाह प्रतिबंध दिया गया? तो 12 वर्ष से कम। 1858 में ब्रह्मचर्य की स्थापना नहीं की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक थे, हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक थे, इंडियन हिस्ट्री, मैंने वो सारे कवर कर दिए हैं। तो आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।